आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हमें बताएगा कि जिस हाइब्रिडाइजेशन को हम मेन माने बैठे हैं वो हाइब्रिडाइजेशन हर एक एलिमेंट जाए ये जरूरी नहीं है। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक में, जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो भी बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं आपके पास लोन पेयर पे। जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते जाएंगे आपके पास बॉन्ड एंगल घटते जाएंगे। जैसे आपके पास सारे sp3 हाइब्रिडाइज 3 मॉलिक्यूल हैं, मीथेन है, अमोनिया है, वाटर है, इसके अंदर लोन पेयर 0 है, उससे अगले के अंदर लोन पेयर आपके पास 1 और उससे अगले के अंदर लोन पेयर आपके पास 2। देखो बॉन्ड एंगल, आइडियल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट 28 मिनट्स, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 109.5 डिग्री। यहाँ पे एक लोन पेयर की वजह से घट गया, कितना? अप्रोक्सीमेटली 2.5। और यहाँ पे तो ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर थे तो आपके पास और भी ज्यादा घट गया। तो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते जाते हैं आपके पास बॉन्ड एंगल्स घटते हैं। ये वीएससी पेयर ने बताया बिकॉज ऑफ द रिपल्शंस। लेकिन PH3, ASH3, SBH3 यहां पर बॉन्ड एंगल कुछ अजीब ही निकले, 94, 93, 92। ये तो किसी हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल पॉसिबल ही नहीं है। ये कैसे आए, क्यों आए? ऑल्सो हमने ये भी देखा कि किसी भी बॉन्ड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन जब होती है तो चाहे वो बॉन्ड पेयर हो चाहे वो लोन पेयर हो, VSC PR VBT दोनों का मिक्सचर करके आप निकाल सकते हैं कि उसके अंदर परसेंटेज S कैरेक्टर कितना है और परसेंटेज P कैरेक्टर कितना है। और उसका एक सिंपल फॉर्मूला है, S कैरेक्टर के लिए है कोस थीटा, जो भी उनके बीच का एंगल हो। जैसे भाई आपके पास 180 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, जो भी उनके बीच का एंगल है, कोस थीटा इज इक्वल टू S अपॉन में S-1। S यहाँ पे S कैरेक्टर को डिफाइन करता है। वही परसेंटेज P कैरेक्टर का फॉर्मूला है कोस थीटा इज इक्वल टू P-1 डिवाइडेड बाई P। तो यहां से आप देखेंगे कि भाई SP के अंदर इस फॉर्मूले से निकाल के देखो, वैसे भी आपको पता है SP के अंदर परसेंटेज S 50% है, SP2 में 33% है, SP3 में 25% है, और गिरते गिरते SP3D2 में आपके पास मिनिमम S कैरेक्टर भी 16.3% है। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं जहां पे बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 के आसपास है, अप्रोक्स की मैं बात करूं, तो cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा बेटा? 0। तो फोस्फीन, आपके पास एंटीमनी हाइड्राइड या आपके पास आर्सेनिक हाइड्राइड, इनके अंदर परसेंटेज S कैरेक्टर, क्योंकि cos थीटा 90 डिग्री ऑलमोस्ट 0 हो गया है, तो परसेंटेज S कैरेक्टर 0 इज इक्वल टू S अपॉन S-1 इज नियरली इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 के आसपास। अरे अभी देख के आए हैं, अगर S इंटरमिक्स हो रहा है तो S 0 नहीं हो सकता किसी भी हाल में, लेकिन ये तो कह रहा है 0 है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई आपके पास ना तो ये बॉन्ड एंगल पॉसिबल है, लेकिन ये तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, और ना ही परसेंटेज S कैरेक्टर ऑलमोस्ट 0 के आसपास हो सकता है। तो यहां से मेरी बात समझ में आई कि हो सकता है ये हाइब्रिडाइजेशन में ही ना जाते हो। एग्जैक्टली और यही बात बताई ड्रैगो ने कि हर एक एलिमेंट हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाता, और उसने कुछ सेट ऑफ कंडीशंस दिए, 3 कंडीशंस दी। कहा जो जो आपके पास मॉलिक्यूल्स के अंदर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं वो कंपाउंड्स आपके पास हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाते, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ जस्ट ओवरलैप करते हैं सिंपली विदाउट हैविंग एनी हाइब्रिडाइजेशन। तो 3 कंडीशंस क्या थी? पहली कंडीशन कि सेंट्रल एटम या तो थर्ड पीरियड से हो, प्लस थर्ड से तो ही हो, ग्रुप बी 13, 14, 15, 16 या 17 होना चाहिए। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सेंट्रल एटम के बाद साइड एटम रह गए, जो भी साइड एटम है उनकी जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 से हमेशा कम ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा ना हो। तीसरी, सेंट्रल एटम के पास मिनिमम से मिनिमम एक लोन पेयर जरूर होना चाहिए। तो भाई जो सेंट्रल एटम है वो आपके पास कौन से ग्रुप से हो? भाई 13 से लेके 17 किसी से भी हो, और पीरियड 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th किसी से भी हो। अगर ये है उसके पास एक लोन पेयर है और साइड एटम्स आपके पास हेलोजन नहीं है, हेलोजन ही होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से ऑलमोस्ट ज्यादा होती है, तो ऐसे कंपाउंड आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेंगे। और ऐसे के अंदर आपके पास फॉस्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम ऐसे एग्जांपल्स आए जो इन सारी कंडीशनों के अंदर आ रहे हैं, और हाइड्रोजन के साथ जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो ये आपके पास किसी भी टाइप से हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेंगे। अब दो ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ जब सीधा इंटरमिक्स करेंगे तो उनका एंगल डिपेंड करता है किस एंगल पे वो इंटरमिक्स कर रहे हैं। तो वो जो एंगल्स अप्रोक्सीमेटली 90 के आसपास आए वो इसीलिए आए क्योंकि वो डायरेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरमिक्सिंग में जा रहे थे। तो अब इसके इंपैक्ट क्या थे ये तो हमने देख लिया, एटॉमिक ऑर्बिटल अब सीधे इंटरमिक्स हो रहे हैं, डायरेक्ट बॉन्ड बना रहे हैं विदाउट हैविंग एनी हाइब्रिडाइजेशन। तो उसके इंपैक्ट क्या है? इंपैक्ट समझते हैं। जैसे 2 एग्जांपल उठाए, एक अमोनिया का और एक PH3 का। अमोनिया सबको पता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और बॉन्ड एंगल अप्रोक्स 107 के आसपास है, और काफी बेसिक है। बेसिक क्यों है? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। किसी के पास भी अगर लोन पेयर हो तो उसके पास डोनेटिंग पावर होती है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो बेस। वहीं अगर मैं बात करूं PH3 की, तो PH3 के अंदर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं। बॉन्ड एंगल आप चेक करो ऑलमोस्ट 94 डिग्री है, और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी काफी कम है। अब ये कहां से आया भाई? लोन पेयर तो है उसके पास, बेसिक स्ट्रेंथ कम क्यों हुई? चलो उस बात को भी समझते हैं। अब उस फॉर्मूले को एक बार अप्लाई करते हैं एग्जैक्ट। पिछली बार तो अप्रोक्स किया था, परसेंटेज S कैरेक्टर निकालते हैं। 94 डिग्री के आसपास बॉन्ड एंगल है एक्सपेरिमेंटली, S अपॉन S-1, और इसको जब आप सोल्व करोगे ये वैल्यू को S इंटू S-1 इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू जो वैल्यू आएगी आपके पास, तो ये कैलकुलेशन करके आएगा अप्रोक्सीमेट 2% के आसपास। यानी कि एक बॉन्ड के अंदर S कैरेक्टर PH3 के अंदर है 2% के आसपास। तो टोटल PH3 के अंदर बॉन्ड कितने हैं भाई फॉस्फोरस के?
1, 2 और 3, टोटल बॉन्ड है 3। तो भाई टोटल एस कैरेक्टर कितना हो गया? अप्रोक्सीमेट 6%। बाकी कहां गया 94%? बाकी 94% एस कैरेक्टर है लोन पेयर के पास। बाकी का सारा लोन पेयर ने एस कैरेक्टर अपने पास रख लिया। हाइड्रोजन के साथ सिर्फ और सिर्फ 6%, दोनों को 2% ही दिया। उससे क्या हुआ? अरे एस जो ऑर्बिटल्स हैं न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास है, तो इलेक्ट्रॉन को सबसे स्ट्रांगली क्या करके रखेंगे? हेल्ड करके रखेंगे। हेल्ड करके रखें तो क्या हुआ? अरे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, किसी को डोनेट नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉन तो वही जाएंगे ना बेटा जी जो इजीली अवेलेबल होंगे। जब हाइड्रोजन के पास आपके पास बॉन्ड कैरेक्टर है ही नहीं, तो सारा बॉन्ड कैरेक्टर एस नेचर गया लोन पेयर के पास, और लोन पेयर एस कैरेक्टर है, तो वो रिएक्शन के अंदर डोनेट इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं पाएंगे। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाते वो बेसिक नहीं रह पाते। तो इनके अंदर बेसिक कैरेक्टर बहुत थोड़ा रहेगा। फर्दर ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव करके देखा। पहले जैसे अमोनिया की किसी भी H पॉजिटिव H डोनर के साथ रिएक्शन कराओ तो NH4 पॉजिटिव बना लेता है। फॉर एग्जांपल वाटर के साथ या HCl के साथ, दोनों ही, इसके लिए तो पानी, इसके लिए तो भी अमोनिया के लिए ये भी एसिडिक है, तो क्या बना लेगा? NH4OH और NH4Cl। लेकिन यही रिएक्शन अगर PH3 के साथ कराओ तो वो PH4 नहीं बनाएगा OH। ऐसी फॉस्फोर आपके पास सल्फर क्लोरीन, ये जो कंपाउंड है क्लोरोफॉस्फीन जो है वो भी आपके पास नहीं बनेगा, या फोस्फोनियम क्लोराइड जो बनना चाहिए था वो भी आपके पास सोल्ट नहीं बनेगा। तो ये इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट है। प्लस ड्रैगो के इस रूल ने एक और अच्छी चीज हमें समझा दी जाते जाते। दो बात तो ड्रैगो से शुरू हुई थी, लेकिन इसे एक बहुत अच्छी चीज समझाई कि बेटा जी sp3d रियलिटी में एक ऐसी हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें 2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन इंटरमिक्स हैं। कौन कौन सी? sp2 प्लस pd। ये क्या बकवास है? pd तो हमने सुना ही नहीं सुना नहीं है, लेकिन एक्चुअल में होता जरूर है। sp3d में 2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 इक्वेटोरियल है और आपके पास pd जो है वो उसके ऊपर एक्सियल है। ये वाला जो हाइब्रिडाइजेशन है वो p और d की डायरेक्ट है। हमें कैसे पता? ये एक्सपेरिमेंटल लॉ से हम पता करेंगे। जैसे एस कैरेक्टर आपके पास एक्सियल टाइप के बॉन्ड में यहाँ पे 90 डिग्री जहां पे होगा, फिर से फॉर्मूला पुट करो, अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा? 0। मतलब ये जो एक्सियल और इक्वेटोरियल का बॉन्ड है यहाँ पर एस कैरेक्टर है ही नहीं, एस कैरेक्टर नहीं, इसका मतलब यहाँ पे एस इंटरमिक्स हो ही नहीं रहा। इक्वेटोरियल के अंदर देखते हैं, यहाँ पे बॉन्ड एंगल सबको पता है, यहाँ पे कितना है इक्वेटोरियल के अंदर? हाँ जी 120। तो अब पता करते हैं इसके अंदर एस कैरेक्टर कितना है। इसके अंदर कोस 120 डिग्री, 120 डिग्री होता है -1/2, सोल्व कर लो। 2s इज इक्वल टू -s+1, सोल्व करोगे तो परसेंटेज एस कैरेक्टर अप्रोक्सीमेटली आएगा 33.3%। अरे ऐसा तुमने देखा है? हाँ देखा, ये रहा sp2 के अंदर। तो भाई ये जो इक्वेटोरियल है इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2, और यही जो आपके पास एक्सियल है इसके अंदर कोई हाइब्रिडाइजेशन जो है उसमें s नहीं है, इसका मतलब वो क्या है? pd। यही वजह है कि अलग ढंग से बिहेव करता है। अब हम बात करते हैं जल्दी से हाइड्रोजन बॉन्ड की। हाइड्रोजन बॉन्ड आपके पास एक एक्स्ट्रा फोर्स है जो आपके पास कोवेलेंसी के एक्स्ट्रा होता है। कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसकी कुछ सुटेबल रिएक्शंस हैं, सुटेबल रिक्वायरमेंट्स है सॉरी, और एप्लीकेशंस हैं जो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड की पहले डेफिनेशन देखते हैं। जब भी हाइड्रोजन स्मॉल साइज के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के आसपास आता है तो ही फील्स एन एक्स्ट्रा अट्रैक्शन। जो हाइड्रोजन एटम वो एक एक्स्ट्रा अट्रैक्शन फील करता है। दैट एक्स्ट्रा अट्रैक्शन जो फील करता है वो हमेशा आपके पास एक डाइपोल इंटरेक्शन होती है, उसी को हमने नाम दे रखा है हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन ये आपकी नॉर्मल डाइपोल इंटरेक्शन जो आपके पोलर मॉलिक्यूल्स में होते हैं उससे एटलीस्ट 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहीं कोवेलेंट बॉन्ड से 20 गुना ज़्यादा वीक है। तो इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोल जरूर देते हैं, लेकिन ये एक टाइप ऑफ इंटरेक्शन है, और इसके अंदर एनर्जी जो रिलीज होती है पर मोल बनने पे वो अप्रोक्सीमेटली 8 से 42 किलो जूल बनती है। इसलिए इसको बॉन्ड नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब भी 1 मोल बॉन्ड बनते हैं तो कहा जाता है कि मिनिमम एनर्जी रिलीज अप्रोक्सीमेटली 40 किलो जूल के आसपास होती है, जबकि इसमें मैक्सिमम 40 के आसपास है। तो एक इंटरेक्शन है, ये बॉन्ड नहीं है। वहीं बात करें आपके पास ये 2 टाइप के होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, एक इंटरमोलिकुलर और दूसरा इंट्रा। इंटर का मतलब ही होता है बिटवीन टू, इंटर मतलब बिटवीन टू, जैसे इंटर स्कूल, इंटर स्टेट, इंटरनेशनल, और इंट्रा का मतलब होता है विद इन, जैसे इंट्रा क्लास कंपटीशन, इंट्रा स्कूल कंपटीशन, स्कूल के अंदर ही अंदर होता है कंपटीशन, जैसे तो हाउस सिस्टम में होता है जैसे, तो वो क्या होंगे आपके पास? इंट्रा। तो इंटरमोलिकुलर जैसे एग्जांपल आपके पास HF का है, यहां पर आपके पास हर एक HF दूसरे HF के साथ वाई हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा हुआ है, क्योंकि फ्लोरीन के पास में क्या आ गया? H। फ्लोरीन छोटा भी है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जनरली कौन होंगे? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। कुछ केसेस हैं जिसमें कार्बन और क्लोरीन बना सकते हैं, लेकिन कुछ, जैसे कार्बन के पास है आपके पास एल्काइंस के केस में, सिर्फ एल्काइन के केस में ही एक आधा केस है, अदरवाइज मिथेन, अल्केन, उनमें नहीं बना सकता। वहीं वापस आओ,
विद इन में आपके पास जैसे ये मॉलिक्यूल आपके पास सैलिसिल्डिहाइड, यहाँ पर इसी मॉलिक्यूल का OH फंक्शनल ग्रुप और इसी मॉलिक्यूल का एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, दोनों में ऑक्सीजन के पास में दूसरे फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन आ गया है, तो इसी के अंदर आपके पास एक अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है जिसको आपने नाम क्या दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दो टाइप का है, एक जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो दो मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। दूसरा जो आपके पास एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स के अंदर हो। नेक्स्ट आपके पास जैसे एग्जांपल अलग अलग में भी हो सकता है, जैसे अल्कोहल है और वाटर है, तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का H और वाटर का ऑक्सीजन, इनके बीच में भी एक अट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है, तो ये भी क्या है, इंटर, क्योंकि दो के बीच में है ना, वो दो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। एप्लीकेशन की बात करूं तो जो इंटर मॉलिक्यूलर है वो हमेशा आपके मेल्टिंग पॉइंट, अगर सॉलिड है तो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड में, और सोल्यूबिलिटी इन वाटर को हमेशा बढ़ाते हैं, वहीं वेपर प्रेशर को थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं। इंट्रा एग्जैक्ट उल्टा चलते हैं। इसी से रिलेटेड समझने के लिए कुछ छोटे छोटे से आसान से क्वेश्चन, जैसे आपके पास पानी का बॉइलिंग पॉइंट HF के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा क्यों है, जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा है, तो इसमें डायपोल ज़्यादा स्ट्रोंगर बनने चाहिए थे। तो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कुछ नहीं होता, नंबर भी डिपेंडेंट है। पानी के अंदर चार आपके पास, लिक्विड फेज के अंदर चार आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, 2 H के साथ और 2 ऑक्सीजन के साथ। इसलिए आपके पास पानी में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से, वहीं HF के अंदर देखो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसलिए आपके पास पानी जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, वहीं HF जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री 19.5 के आसपास है। वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन, आपके पास आइस को केज स्ट्रक्चर के फॉर्म में क्यों जाना जाता है, आइस को, लिक्विड पानी को, सॉलिड पानी को, आइस को आपको केज स्ट्रक्चर क्यों माना जाता है। ध्यान से देखोगे तो इनके बीच में जो एम्प्टी स्पेसेस बच गए हैं, 4 बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के बाद जो एम्प्टी स्पेस बन गए हैं पानी के मॉलिक्यूल्स में, इनके अंदर वो दूसरे एलिमेंट्स को, मॉलिक्यूल्स को, छोटे साइज वालों को ट्रैप कर लेता है पिंजरे की तरह। तो ये पिंजरे की तरह एग्जिस्ट करता है जो एम्प्टी स्पेस इनके बीच में क्रिएट हो गए हैं, इसलिए आइस के स्ट्रक्चर को केज स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है पैरानाइट्रोफिनॉल से, वहीं इसके अंदर विद इन है आपके पास, यानी कि इंटरएच बॉन्डिंग है, यहाँ 2 अलग अलग के बीच में यानी कि इंटर है। अभी एप्लीकेशन पढ़ गए थे, ये बॉइलिंग पॉइंट घटाएगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम है। अल्कोहल सोल्यूबल है पानी में हर एक प्रोपोर्शन में, कितने में ही, उसकी कोई लिमिट नहीं आती। क्यों? क्योंकि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो सोल्युबिलिटी को हमेशा बढ़ाती है। पानी लिक्विड है, H2S गैस है, बिकॉज पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, H2S में नहीं है। सेम इसका आंसर आ जाएगा। अनायन ऑफ कैरियो एसिड के अंदर प्रोक्सी लिंकेज है, लेकिन उसके अंदर फिर भी हल्की सी स्टेबिलिटी है तो बहुत थोड़ी, लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी है। वजह, उसकी वजह आपके पास यहाँ से है, ये आपके कैरियो एसिड है H2SO5, ये उसका स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो इसको एक एक्स्ट्रा थोड़ी सी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था हाइड्रोजन बॉन्ड, होपफुली कुछ समझ में आपको आया होगा। थैंक यू।